महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव का दौर तो तब से ही शुरू हो गया था जब विचारधारा को छोड़कर सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तब न शिवसेना का हिंदुत्व टिका और न कांग्रेस की सेक्युलर सियासत। राजनीति में सब जायज है। ये वाक्य उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक तब से अब तक लगातार दोहरा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक और सियासी बदलाव की तैयारी है। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के विरोध से तौबा करेंगे और बीजेपी के रथ पर सवार होकर खांटी हिंदुत्व की सियासत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल महज चाय पीने राज ठाकरे के घर नहीं गए थे। जाने से पहले पूरा होमवर्क किया गया। राज ठाकरे ने अपने भाषणों की सारी वीडियोस भेजी। पार्टी ने उसे गौर से सुना और तब जाकर राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। तैयारी बीजेपी और मनसे के बीच गठबंधन की है और ये भी आगे बढ़कर शिवसेना से बीएमसी सत्ता छीनने की है। इसी वजह से चंद्रकांत पाटिल मीडिया के सवालों से बचते बचाते दिल्ली पहुंच गए। यहां अमित शाह और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ विमर्श करेंगे। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान दे डाला कि देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के एमएनएस के साथ जाने के मुद्दे पर कहा कि भगवा पार्टी सिर्फ एक इंजन के साथ साल 2024 के आम चुनाव में उतरेगी। असल में रेलवे इंजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चुनाव चिन्ह का भी है। पुणे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमएनएस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर चंद्रकांत पाटिल पहले ही अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। साल 2004 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक इंजन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ नहीं किया कि उनकी पार्टी राज ठाकरे के साथ जाएगी या फिर अकेले ही आम चुनावों में उतरेगी। महाराष्ट्र बीजेपी को लेकर इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जल्द ही चंद्रकांत पाटिल की जगह किसी अन्य नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में पार्टी राज्य में बाहर काम कर रही है। राज्य के सभी नेता उनके साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को बदले जाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के मुंबई स्थित घर पर चंद्रकांत पाटिल की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद पाटिल ने कहा था कि इस मीटिंग में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। राज ठाकरे ने मुझसे कहा कि मुंबई में रहने वाले गैर मराठियों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। अभी भी हमारे बीच कुछ राजनीतिक भिन्नताएं हैं और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पाटिल ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि मैं यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर राज ठाकरे से हुई बातचीत के बारे में बताने के लिए आया हूं। कोई भी निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता ही लेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनिल देशमुख की तलाश सीबीआई को है, उनकी तलाश ईडी को भी है। लेकिन अनिल देशमुख अपनी बीवी और बच्चों के साथ फरार हैं। फरार क्या हैं? सरकारी स्वनिरीक्षण में किसी गुप्त ठिकाने में छिपे हुए हैं। नहीं तो कल तक जो व्यक्ति राज्य का होम मिनिस्टर रहा हो वह अचानक गायब नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ ईडी लगातार अनिल देशमुख के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में ईडी ने नागपुर के होटल से लेकर कॉलेज तक में छापेमारी की। ईडी ने जहां नागपुर के एक होटल में छापेमारी की, वहीं देशमुख द्वारा नियंत्रित एक कॉलेज में तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मुंबई से आई ईडी की एक टीम ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तलाशी ली। अधिकारी ने कहा केंद्रीय एजेंसी ने 7 और शनिवार को 8 लोगों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों ने बताया कि ये सभी व्यक्ति एनआईटी के साई ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े हैं। मार्च 2021 में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की। देशमुख ने अप्रैल में गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया था। पूछताछ के लिए ईडी ने अनिल देशमुख को अब तक 4 बार समन भेज दिया है, लेकिन हर बार अनिल देशमुख बहाने बनाकर पेश होने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ सीबीआई को राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं दिया जा रहा है और फाइलों की मांग करने पर सीबीआई अधिकारी को मुंबई पुलिस धमकी दे रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव आपे से बाहर हो गए। योगी आदित्यनाथ तो अखिलेश यादव के पिताश्री के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल भर किया था। उर्दू में पिता को अब्बा जान ही कहा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों सीएम योगी के शब्द उन्हें चुभ गए। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों के बीच इस शब्द को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई। तो यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव की आपत्ति पर सवाल उठाए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह भी तो अखिलेश को टीपू कहकर पुकारते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब्बा शब्द उर्दू का अच्छा और मीठा शब्द है, अखिलेश को नफरत क्यों है। वे अपने पिता को डैडी बोल सकते हैं, जो अंग्रेजी शब्द है, पिताजी कहते हैं, तो अब्बा से उन्हें किस बात की नफरत है, उन्हें सोचना चाहिए। सिद्धार्थ ने पूछा कि उर्दू के शब्दों को लेकर उनके अंदर नफरत क्यों आ गई है। अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर वार किया था। सीएम योगी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अब्बा जान तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उसके बाद इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा का संतुलन रखना चाहिए। हमारा आपका झगड़ा मुद्दों का हो सकता है। अगर वो मेरे पिताजी के लिए कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके पिताजी के बारे में बहुत कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर संतुलन बनाए रखें। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रशांत किशोर कैप्टन की नौकरी छोड़कर खिसक गए और कांग्रेस की चुनावी भैंस पानी में बैठ गई। पंजाब को लेकर कांग्रेस चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच बंटी कांग्रेस अगले कई महीने तक आपस में ही लड़ती रहेगी और चुनाव पूरे हो जाएंगे। वजह ये कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति अब तक बनी नहीं है। ये बात और है कि प्रशांत किशोर 5 महीने तक कैप्टन के साथ रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरी वजह ये कि कैप्टन खुद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अगला चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा या नहीं। पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति बदली है। पार्टी में सीधे सीधे 2 ध्रुव बन चुके हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनावी रणनीति अब पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण उलझी नजर आ रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 5 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान न तो पंजाब, न राज्य सरकार और न ही मुख्यमंत्री कैप्टन के लिए कोई काम किया। कैप्टन ने 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। इस साल 1 मार्च को नियुक्त हुए पीके को कैबिनेट रैंक दी गई थी। हालांकि पीके की तनख्वाह 1 रुपया ही तय की गई थी, लेकिन उन्हें सरकारी कोठी, सचिवालय में दफ्तर, सुरक्षा कर्मी, गाड़ी की सुविधा ये सभी दिए गए थे। अपने 5 महीने के कार्यकाल में पीके मात्र 2 बार ही पंजाब आए। इस दौरान उन्होंने एक बार प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरी बार विधायकों के साथ बैठक की थी। सरकार को उनका कोई फायदा हुआ नहीं। हालांकि ये माना जा रहा है कि कैप्टन ने उन्हें चुनावों की रणनीति बनाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो इससे पहले ही इस्तीफा देकर चले गए। अब माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर पहले से ही ये तय करके बैठे थे कि उन्हें कैप्टन के साथ या कांग्रेस के साथ काम नहीं करना है। कैप्टन के साथ इसलिए नहीं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी पुरानी दोस्ती है और अरविंद केजरीवाल की रोटी वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में खा चुके हैं। कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस ये चाहेगी कि उनकी कंपनी कांग्रेस का ही काम करे, लेकिन प्रशांत किशोर के तो कई ग्राहक हैं। जगन मोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आगे भी बड़ा बाजार है। काम की दिक्कत नहीं है और कांग्रेस के साथ जुड़ने का सीधा सा मतलब होता है कि कांग्रेस जहां चुनाव मैदान में उतरेगी, प्रशांत किशोर का कोई न कोई क्लाइंट सामने होता ही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठते ही साथ ही उनके कारोबारी हित को भी नुकसान होता। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बंगाल के चुनाव हों और प्रशांत किशोर की कंपनी ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाए और प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए। दोनों में से जो हारे वह प्रशांत किशोर पर धोखा देने का आरोप लगाए और इन्हीं सारी वजहों से प्रशांत किशोर ने चुपचाप खिसक जाना ही बेहतर समझा। इसी वजह से प्रशांत किशोर ने पंजाब के कुछ मंत्रियों से बातचीत में ये संकेत दे दिए थे कि वे काम नहीं करना चाहते हैं। पहले ही दिन से पीके का इस्तीफा कैप्टन के लिए परेशानी का कारण माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में पहले ही कांग्रेस की राजनीति कैप्टन और सिद्धू के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धू को कैप्टन की सहमति के बिना ही कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और सिद्धू के बीच की कड़ी भी रहे हैं।
सिद्धू को कांग्रेस में लाने में पीके की अहम भूमिका थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और सिद्धू के बीच की दूरी मिटाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारे झमेले से दूर रहना ही ठीक समझा। बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने निजी हित के लिए प्रशांत किशोर को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने पीके को कैबिनेट रैंक देकर सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इससे प्रदेश का क्या लाभ हुआ। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा का ये कहना है कि पीके को पता चल चुका था कि काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ सकती। 2017 में पीके के जरिए कैप्टन ने जो झूठे वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए, इसलिए अब पीके किस मुंह से लोगों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में मैदान छोड़ना ही उन्होंने मुनासिब समझा। इससे सरकारी खजाने को ही नुकसान हुआ, प्रदेश का कोई लाभ नहीं हुआ। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।